डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर भूगोल का हमारा ही बना दो 11th क्लास का, क्योंकि आप 12th क्लास का बना रहे हो। तो चलो मैंने कहा कि चलो आपका ही बनाते हैं। तो सेट 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी का 11th क्लास का पूरे उत्तर देखेंगे शांति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। और जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको सारे विषय के सेट्स सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपने जो अभी मंथली एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, उसमें एमसीक्यू भी हैं। तो उन एमसीक्यू को बढ़िया से पढ़ लेना। 2020-21 के मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व कराए थे, उसको ही पढ़ लेना। और अभी जो 2022 के लिए सॉल्व करा रहा हूँ, इनको ही पढ़ लेना था। आपका आसानी से स्कोर जो है 90 के आसपास आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पृथ्वी का आकार का संबंध न जो है नारंगी से है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसने दिया था? तो ये रिचर्ड हार्टसॉन ने दिया था। ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका तीसरा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो इसको इरेटास्थनीज ने किया था। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वरीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो वो जेम्स जीन्स थे। वहाँ पर आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा गया है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में किससे है? तो बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। आधुनिक समय में इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, उसके अलावा बुक भी छप चुकी है, बिग बैंग थ्योरी। और अभी अभी बिग बैंग जो थ्योरी देने वाले थे, जिनका नाम हॉकिंस था, वो भी गुजर गए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये टाइम ट्रेवल के लिए भी उन्होंने थ्योरी दी थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि आपके वर्ड जो है प्रकाश वर्ष से प्रकाश की गति ऐसा कुछ मत करना, इसका खगोलीय वर्ष खगोलीय दूरी होगा। उसके बाद में वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल मिला के 8 ग्रह हैं। सभी को आप जानते होंगे, मंगल है, बुध है, फिर आपका बृहस्पति है, शुक्र है और शनि है, और अरुण है और वरुण है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 8 हो गए। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां जो क्वेश्चन है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र की समीपतम होता है वो कौन सा होता है? तो वो केंद्र में होता है। तो वो कौन सा होगा? अधिकेंद्र। आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सुनामी से सर्वाधिक क्षति जो है वो कहाँ होती है? जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहाँ पर, तो स्थल के आंतरिक भाग में। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 10वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए यहाँ पे तत्व एलिमेंट की बात की गई है, तो आपके ये सारे के सारे तो एलिमेंट है, आपको सभी को पता है ये सारे तत्व हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व जो है, एलिमेंट जो है, वो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर गैस वगैरह पूछेगा तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है। इस क्वेश्चन में हम नीचे की तरफ देखेंगे कि कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है भूतल पे, तो वो भी बता देंगे हम। उसका आंसर जो है हम देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो ग होगा, ऑक्सीजन। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की, यहाँ गर्म लिखा है या गर्भ होगा, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी प्रत्यक्ष साधन है, क्योंकि भूगर्भ के अंदर से ज्वालामुखी निकल कर विस्फोट होता है और पृथ्वी की सतह पे ऐसे ऐसे करके ये फैलता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप उसकी मिट्टी से आप कितने भी एक्सपेरिमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो इसको जो प्रस्तावित किया था वो अल्फ्रेड वेगनर थे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, का ऑप्शन। इसके बाद 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? मतलब निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे जैसे फ्यूजिया, फ्यूजिया मतलब सक्रिय। ठीक है, फ्यूजियामा। ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जैसे नाम से ही इम्प्लीज होता है, उसके बाद में इम्प्लाइज होता है। उसके बाद में 14 जो है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें घ ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 15 है, प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार
पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो ये हमने जब आपने प्लेट वर्तनी की पढ़ा है तो उसमें 7 जो है टोटल इसकी प्लेटें हैं। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। उसके बाद में दूसरा जो है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है या किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये आग्नेयशिला चट्टान का उदाहरण है। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसमें भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जो है बहुत ही नॉर्मल होती है। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपवर्तन जो है वो एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है या कितने तक स्थित है? ठीक है, तो देखिए हमारी जो है 90 वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस जो है ना वो 32 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको ख ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में 22 नंबर है, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करते हैं? यानी कि हमारे एरोप्लेन जो है वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में ही हमारे जो है सारे के सारे चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, घटनाएं जो हो हमारी बादल बनना ये सब कुछ क्षोभ मंडल में ही लगभग लगभग होता है, लगभग लगभग। ठीक है, इसके बाद में क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो क्षोभ मंडल में धरातल से लगभग 165 मीटर की ऊंचाई के बाद में 1 डिग्री की सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सभी सबसे अधिक मात्रा में है? तो वायुमंडल पूछा गया है, तो वायुमंडल में जो है आपका ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से नाइट्रोजन ज़्यादा है, इसीलिए यार ये चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन भरा जाता है क्या? तो नहीं यार, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है वायुमंडल की गैसों में, लगभग 78.04 या 02% के आसपास, यानी कि हम लमसम माने तो 78% के आसपास आपका नाइट्रोजन है विद्यमान पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो समताप मंडल है। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा किस मंडल में सभी मौसमिक क्रियाएं होती हैं? देखो मैंने बताया था, तो सबसे ज़्यादा मौसमिक क्रियाएं जो भी होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। का ऑप्शन करेक्ट है। किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती हैं? किस मंडल से? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो उस मंडल का नाम है आयन मंडल, जिसको लोनोस्फेयर कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखना। मान लो यहाँ पे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको याद होना चाहिए। 28 नंबर है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो ये सारी के सारे चीज़ें वहाँ बनती है, यानी कि धूम कोहरा वहाँ बनता है जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा धुआं होता है। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में धुआं का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो धुआं कहाँ होगा? औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पे चिमनियाँ उमनियाँ लगी रहती हैं। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल को हम बोलते हैं पक्षाप बादल। ठीक है, तो ये वाला का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र में होती है। ग ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। 32 नंबर है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका महत्वपूर्ण घटक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जल वाष्प। का ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 33वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है? तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब आपका वाष्प बनता है तो वाष्प क्या है? गैस ही है जो उड़ती है हवा में। उसके बाद में 34 नंबर है, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, तटीय मैदान हैं, तटीय मतलब जो समुद्र के इलाके, ये जो मान लो समुद्र है और इसके चारों तरफ ये जो कोई धरती है, इस एरिया में जो होगा तटीय क्षेत्र ये वाला है आपका। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया, या आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस तरह से आपका ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे तटीय क्षेत्र होते हैं। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है
तो इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। भूमध्य सागर वर्षा जो सामान्यतः 5 से 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। कभी कभी ये 15 से 20 जाती है, कभी कभी, ठीक है, 15 से 20 जाती है, नहीं तो जनरली क्या होती है कि ये 5 से 10 ही जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन इसके आसपास का है वो बता सकते हैं हम, तो आसपास का ऑप्शन जो है 10 से 20 है, तो ख ऑप्शन इसमें हम करेक्ट कर देंगे। 36 नंबर है, जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जल वाष्प को जब हम ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं तो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, इस प्रक्रिया को याद नहीं होगा आपको। उसके बाद में 37 नंबर है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैव विविधता सभी के लिए ज़रूरी है। इसमें सिंपल है कि जंतु या जानवर और पौधे नहीं होने चाहिए, इसमें सभी होने चाहिए। तो यहाँ पर सभी जीवधारी यानी जिसके अंदर प्राणी के अंदर जीव है वो सभी जीवधारी होते हैं और उनके लिए आवश्यक है। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हो गया था। तो ये आपका सेट में आ चुका है क्वेश्चन, ये है 1972 में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, कि हमने 10th के अंदर भी पढ़ा था साइंस में। उसके बाद में जो है 40 नंबर क्वेश्चन, 40 में पूछा गया है, रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसके ऊपर एक पैसेज आया था अभी 9th क्लास का, जब मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया इंग्लिश का, तो उसमें इंग्लिश में ये पैसेज आया था, रियो डी जनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो संचालित किया था, शॉर्ट स्पीच दी थी, केवल 5 मिनट से 6 मिनट की, 5 मिनट से 6 मिनट की स्पीच दी थी, और उस लड़की का नाम था सुजुकी, ठीक है, सुजुकी ये वाला, ठीक है। और उस लड़की ने पूरे विश्व को केवल 6 मिनट में अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं सुजुकी का स्टेटमेंट रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में। तो ये सर्च करोगे आप रियो डी जनेरियो और सुजुकी, ठीक है, स्टेटमेंट और स्पीच, ठीक है, ऐसे करोगे सर्च तो आपको मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहें तो। बाकी मैंने जैसे बताया उसको फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों को सब्सक्राइब तो करवा ही दीजिए अगर करवाना चाहते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। और उसके अलावा जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, सारे मॉडल पेपर्स पढ़िए जो मैंने पहले कराए हैं वो भी, और आपके जो वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैंने आपके कुछ पेपर्स कराए थे जो कि मंथली असाइनमेंट के नाम से आए थे, तो उनके भी उनके भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है MCQ, उसको आपको याद कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।